नमस्कार सभी विद्यार्थियों को एवं सभी शिक्षक गणों को और जो भी श्रोतागण एवं जो भी इसको दर्शक देख रहे हैं उन सभी को आज का मेरा नमस्कार। जैसा कि आज एक इंटरनेशनल एजुकेशन डे है और साथ ही आज बालिका देवी है, तो इस दिन के उपलक्ष्य में आज हम हमारे सर के साथ एक खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच में खास जो वार्तालाप होती है वो कहीं ना कहीं शिक्षा के नज़रिए में होती है। तो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में बच्चों के लिए शिक्षा में कहीं ना कहीं बदलाव बहुत आए हैं। ये उनके लिए सकारात्मक भी रहा है और नकारात्मक भी। आज हमारे साथ एजुकेटर एंड मोटिवेटर श्री सत्यदेव सिंह सेंगर जी उपस्थित हैं, जो कि आज बच्चों के मन में जो प्रश्न उठते हैं, जो एक चिंगारी की तरह उठ के आती है, उन सभी प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो सर, आज आप हमारे साथ हैं, आपको कैसा लग रहा है कि आज इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी है और आप इतने बड़े दिन पे, हम लोग कब से इसकी तैयारियां कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से आज इस पे हम लोग आ पाए हैं, तो कैसा लग रहा है सर? राहुल, ये बात बहुत सही है कि हम लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि हम लोग बच्चों के साथ बच्चों से कुछ अपने थॉट्स शेयर करेंगे, लेकिन वो शायद वो सही टाइम नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज जो टाइम आया है वो एकदम से सही है। कहते हैं ना, हर चीज सही समय पे ही होती है, सही समय पे जब होती है तभी उसका अच्छा परिणाम भी आता है। तो आज जब इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है, तो हम लोग इस टॉपिक पे बात करने के लिए बैठे। अच्छा, जैसे कि तुमने बताया कि ये कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। बिल्कुल सही बात है। सकारात्मक और नकारात्मक मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि मुझे लगता है कि बहुत जगह मैंने पढ़ा भी है, हम लोग पढ़ते भी हैं कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर आवर ओन गुड। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये एक बहुत अच्छा दिन है, हम लोग अपनी शुरुआत करें। तो सर, जो बच्चों का पहला प्रश्न है जो बच्चों के मन में उठता है, वो आज मैं जो पूछना चाहूँगा आपसे वो यही है कि कोरोना काल में कहीं ना कहीं हम लोग ऑफलाइन क्लासेस से शिफ्ट होकर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आए हैं। ऑनलाइन क्लासेस में कहीं ना कहीं बच्चों का जो ये सिलेबस है, कोर्स है, खासकर जिनकी बोर्ड परीक्षाएं 10th और 12th की, वो सही तरीके से पूरा नहीं हो पाया। और जैसा कि शिक्षा मंत्रालय ने एक सराहनीय कदम उठाया है, उन्होंने परीक्षाओं को 4 मई से 10 जून के बीच में कराने का निश्चय किया है। तो हमारे पास 4 महीने हैं। इस 4 महीने में हम अपने जो भविष्य में, आने वाले भविष्य में जो हमारी कुछ गलतियां या खामियां रह गई हैं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, एक स्ट्रेटजी क्या बनाएं या एक ऐसा क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए जिससे हमारा जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है वो खराब ना हो। देखो राहुल, जैसे मेरा मानना है कि कोरोना काल रहा, लेकिन एक मैंने सबसे अच्छी जो चीज़ देखी वो ये देखी कि कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर सभी लोग आराम कर रहे थे, लेकिन शिक्षक और विद्यार्थी अपने काम के प्रति उतने ही फेथफुल थे, निरंतर प्रयासरत थे। रही बात शिक्षा की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब चीज़ें हमारे सामने नई होती हैं, हम जब उसकी शुरुआत करते हैं तो हमें परेशानियां जरूर होती हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, जब कोरोना काल का पहला दिन था, जब ऑनलाइन क्लास शुरू हुई थी, तो हम लोग बड़े परेशान थे। कहीं ना कहीं ये था कि हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नो सेवी नहीं थे कि हम इसको कैसे करेंगे। लेकिन धीमे धीमे उसमें एक ऐसा परिवर्तन आया कि हमने एक बहुत अच्छा पार्ट एक अपने सब्जेक्ट का वो कंप्लीट कर पाया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर हम इस 4 महीने की बात करें, तो ये 4 महीना कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये तो कोरोना काल का समय है। अब ये 4 महीने हमारे लिए बहुत अच्छा समय आया। मुझे याद है कि एक बार ऐसा ही क्राइसिस और आया था, बहुत पहले की बात है, लोग बताते हैं। तो लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। लोगों ने बहुत तो शिक्षा जगत में एक कह सकते हैं सबसे बड़ा परिवर्तन भी हुआ। जो हमारी सोच थी, जो हम लोग सोचते थे कि फिजिकल क्लासेस में ही हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, एक नया वो स्टेप मिला है, नया स्टेप मिला है, कुछ नया सीखने को मिला है। अब रही बात 4 महीने की, तो 4 महीने ये हमारे लिए जो 4 मंथ्स है ना, ये हमारे लिए गोल्डन डे है।
क्योंकि जो टाइम का जो यूटिलाइज करना है, ये 4 मंथ्स में हमें पता चलेगा कि मैं कैसे करना है। हम लोगों ने एक कहते हैं ना बहुत अच्छा रेस्ट भी ले लिया है, तो हमारे अंदर वो एनर्जी है कि अब हम 4 मंथ्स में कहते हैं ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 1 घंटे का काम मैंने 10 मिनट में कर दिया। वो तभी होता है जब हम किसी या तो हमारे पास एनर्जी होती है, दूसरी चीज हमारी कार्य के प्रति, वर्क के प्रति एक लगन होती है, डिटर्मिनेशन होती है। तो शायद आज बच्चे के अंदर अगर वो डिटर्मिनेशन है तो ये 4 महीने उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक तैयारी करने के लिए, तो वो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए और अपने एक इनफ टाइम को लेके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है। इसी श्रृंखला में सर ऑनलाइन क्लासेस में जो है कुछ बच्चे क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपसे कोई चीज़ नहीं आती है तुरंत पूछ लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, गुमसुम होते हैं, उनके पास आपको जाना पड़ता है। जब तक आप उनके पीठ पे हाथ नहीं रखते हैं, थपथपाते नहीं हैं, तो उनको मालूम नहीं होता है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ एक शिक्षक है। कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी ऑनलाइन क्लासेस में देखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ की कमी देखी गई है, और साथ में जो बच्चे गुमसुम थे, शांत थे, उनको कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन फील हुआ है, अकेलापन फील हुआ है, जिसका पूरा ना पूरा प्रभाव जो है उनकी पढ़ाई पे पड़ा है। तो इस 4 महीने में जैसा कि अब हमारे स्कूल भी खुल चुके हैं, तो ऐसा क्या किया जाए जो उनको इस मेंटल डिप्रेशन से बाहर निकाला जाए और उनके बोर्ड एग्जाम प्रभावित ना हो। बिल्कुल राहुल, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को किक की जरूरत होती है। जब उसको किक मिलती है तो वो कुछ अच्छा कर पाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा, हमें अपनी चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव वे में ले जाए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी गुरु की मूर्ति रख के और पूरी धनुष विद्या सीखी, तो कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों को भूलना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे निकलने की जरूरत, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। लेकिन अगर रही बात की जो उनके अंदर मेंटल डिप्रेशन है, मेंटल डिप्रेशन का एक मेरा जो मानना है कि बच्चे को अब अपने इस शेड्यूल में 4 मंथ्स के शेड्यूल में अगर वो डिटरमाइंड है कि नहीं मुझे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, अपने आप को प्रमोट करना है, तो उसका सारा मेंटल डिप्रेशन खत्म हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, जो बच्चा पढ़ने में जो अच्छा होता है, बच्चे सारे पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो फास्ट लर्नर फास्ट रहता ही है, लेकिन स्लो लर्नर को थोड़ी सी पढ़ाई की जरूरत होती है। तो बच्चों के मन में ये तो चीज़ है ही, जो पहले बच्चे थोड़ा सा स्लो लर्नर रहते थे कि मेरे पास अब सिर्फ 4 मंथ्स है, मुझे जो भी करना है इसी में करना है, तो इन पॉइंट्स को लेके वो बच्चा अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। सर, जब मैं इस सीरीज को प्रिपेयर कर रहा था, क्वेश्चन सीरीज को, तो मैंने अपने 5 फ्रेंड से भी पूछा कि मतलब क्या क्वेश्चन, क्योंकि सर किसी एक बच्चे से करना ये संभव नहीं है, क्योंकि एक बच्चा कुछ सोचता है और दूसरा कुछ सोचता है। मैंने हर स्तर के बच्चे से पूछा कि आपका प्रश्न क्या है, तो कहीं ना कहीं जो मोटी मोटी बात सामने आई है, आप एक इंग्लिश टीचर भी हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका सही और सटीक उत्तर देंगे। बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने ग्रामर स्ट्रॉन्ग कैसे करें सर, क्योंकि हर एक टॉपिक जो ग्रामर में होता है वो इंटरलिंक्ड होता है। जैसे मान लीजिए क्लास 10th में हमारे पास ग्रामर में 4 टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी पढ़ते हैं तो उसमें टेंस आते हैं, फिर उसके लिए हमें टेंस को पढ़ना पड़ता है, टेंस में आते हैं तो उसके लिए वर्ब पढ़नी पड़ती है। तो सारे टॉपिक एक न एक धागे में बंधे हुए जैसे हैं। तो ऐसा हम 4 महीने में कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप अगर बताएं सर, तो बच्चों के लिए अच्छे होंगे। बिल्कुल राहुल, मैं जरूर बताऊंगा। देखिए, कहते हैं ना कि अगर आपको दूसरी सीढ़ी पे चढ़ना है तो पहली सीढ़ी से होके गुजरना पड़ेगा, नींव मजबूत होनी चाहिए। अच्छा, रहा क्या, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करो, बहुत सारे टॉपिक हैं इंग्लिश में पढ़ने के लिए और हम पढ़ते हैं। मेरा जो मानना है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने उससे गेन किया कि इंग्लिश और मैथ्स में कोई डिफरेंस नहीं है। हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रीडिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस है। जहाँ पे रीडिंग का मतलब जब तक हम पढ़ना सीखते रहे, लर्निंग का मतलब पढ़ना सीखते रहेंगे, हमारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। हमें लर्निंग करनी है, हमें सीखना है, और उस बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बच्चे को अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में क्या होता है कि बच्चे डायरेक्ट उन्होंने 2 रूल्स पढ़े और इसके बाद एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें पहले उसके बेसिक्स जानने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स में जो हमें बुक्स
जो हम प्रेफर करते हैं, जैसे मेरा मानना है ग्रामर के लिए सबसे अच्छी बुक है तो रेनेट मार्टिन की। अगर आपको सच में बेस क्लियर करना है तो आप उसको पढ़ें। तो हमें टाइम देना पड़ेगा, एवरीथिंग वांट्स टाइम, विदाउट टाइम वी कांट डू एनीथिंग, राइट। तो अच्छा, इंटरेस्ट लेना, कहते हैं ना कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जब मैं नोएडा पढ़ाता था, नोएडा से यहाँ पे आया तो मैंने लोगों के स्टेटमेंट सुने कि यहाँ पे इंग्लिश का वो क्रेज नहीं है, बच्चे ग्रामर में कम स्कोप है और बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन मैंने देखा कि बच्चों के अंदर बहुत बहुत कुछ बच्चे करना चाहते हैं, दे आर रियली क्रेजी फॉर एवरीथिंग। तो बच्चों को हमें सिर्फ सिखाना होता है, और सिखाने के लिए हमें उनका बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है। और अगर हम सारे रूल्स अच्छे से पढ़ते हैं तो हमारी ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर इसी से रिलेटेड जो बच्चों का एक क्वेश्चन और था कि सर पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाए। पैसेज, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसेज को समझ नहीं पाते हैं, प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है और उसका आंसर हम क्या दे रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उस पैसेज को सॉल्व तो कर लेते हैं पर विद इन टाइम नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए कि हम पैसेज को अच्छी तरह से फोकस कर सकें, और वोकेबुलरी जो आती है हमारी वोकेबुलरी पैसेज में, कहीं ना कहीं बच्चे उसका रियल मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। तो सर इसके लिए अगर आप कुछ टिप्स बताएं और इसमें कैसे फोकस किया जाए, विद इन टाइम हम अपने पैसेज को कैसे कंप्लीट करें कि हमारा पेपर डिले ना हो पाए। देखिए, अगर हम कंप्रिहेंशन की बात करें तो कंप्रिहेंशन एक हमारा ऐसा टॉपिक है, मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चे क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते नहीं है। उन्होंने देखा कि अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा है हु वॉज अकबर, तो बच्चे क्या करते हैं, अब वो पूरे पैसेज में अकबर ढूंढते हैं कहाँ पे लिखा है। सही बात। कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, हमारे पास देखिए एग्जाम, चाहे पेपर, जो भी पेपर सेटर होता है उसके माइंड में एक चीज जरूर होती है कि जितना टाइम है उसके हिसाब से पेपर का लेवल सेट किया जाए। तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर तो टाइम हमें पूरा इनफ दे रहा है, लेकिन हम उसको उस टाइम को कैसे मैनेज करें। तो मेरा जो मानना है, पैसेज को करने के लिए सबसे पहले हम उसको पैसेज को पढ़ें, चाहे भले ही 1 मिनट लगे 2 मिनट लगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाते हैं तो हम उसको बहुत आसानी से कर लेते हैं। अच्छा, वोकैब की बात रही तो वोकैब का हमने भी राहुल, तुम एक स्टूडेंट हो, तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हमें कोई भी नो वन कैन से वी आर ऑल इन वोकैब, राइट। लेकिन जैसे ही हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें 95% वोकैब का मीनिंग पता चल जाता है, सेंस से पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इस तरह से अगर पैसेज सॉल्व करते हैं, पैसेज करते हैं तो शायद हमारे लिए इजी हो जाता है। सर जो अगला क्वेश्चन बच्चों का आता है, जो कि अक्सर हर एक बच्चे का मतलब मन में उठता हुआ प्रश्न था कि कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जो है खासतौर 10th और 12th के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और ऊपर से इस कोरोना काल में भी एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई बच्चों को, जो कि बच्चे रूरल एरियाज से थे, इनका टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं था, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। अब स्कूल खुले हैं तो कहीं ना कहीं उस मोड़ से इस मोड़ पे आना, बीच में एक थोड़ा गैप सा हो गया है, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। हम लोग जैसे एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं सर, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर हम कोई रिफ्रेशर लगाते हैं या कोई भी, चाहे इंग्लिश ले लें चाहे मैथ ले लें, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसका लेवल हाई होता है। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की बहुत बड़ी कमी है जो बच्चे एनसीईआरटी में सही से नहीं कर पाते हैं। तो सर आप थोड़ा बताएंगे कि बच्चे किस तरह से अपना बेसिक मजबूत करें और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जो है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकें। राहुल, मेरा जो मानना है, टीचर्स आर द बेस्ट सपोर्टर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रही बात कॉन्सेप्ट की, तो देखो एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी कि अगर बुक्स से हम अपनी नॉलेज लेते होते तो शायद टीचर की जरूरत नहीं होती, राइट। जैसे मैंने देखा है, तुम्हारा भी मैंने स्कूल में देखा है, बहुत हमेशा अच्छी रैंक में आते हो, अच्छी मेहनत भी करते हो। मुझे लगता है तुम इसका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें टीचर के पास जाना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में, सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू इट। तो मुझे लगता है सक्सेस की जगह आपने टीचर वर्ड ऐड कर देना चाहिए, टीचर डजंट कम टू यू, यू गो टू। और अगर आप उसके पास जाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा, और इससे अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा, दूसरा अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं
तो कॉन्सेप्ट मैंने फिर वही बात बताई है कि हम अगर अपनी पढ़ाई में अच्छे से कंसंट्रेट करते हैं, रूल्स को सही से पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो, मैं देखता हूँ मैंने बच्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स बता दिए, एक्टिव पैसिव के बता दिए। बच्चों को देखिए बुक में क्या होता है, बुक में 100 to 200 क्वेश्चंस दिए गए। बच्चे के माइंड में ये सेट होता है कि अरे ये 100 करने की जरूरत क्या है, 5 ही कर लो। तो बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि बुक में अगर 100 दिए गए तो कहीं ना कहीं किसी मतलब से तो दिए गए होंगे। तो अगर हम उन 100 की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाता है, फिर रटने की जरूरत नहीं है। जैसा कि सर अभी फिलहाल में शिक्षा मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2020 में बच्चों को आप ये कहें कि नए साल का उपहार दिया है या कुछ बच्चों को कहीं ना कहीं हतोत्साहित भी हुए हैं। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्रालय ने जो परीक्षा 4 मई से 10 जून के बीच में की है उनके लिए लाभदायक है। ये वो बच्चे कहते हैं जिनके पास समय उन्हें नहीं मिल पाया सही। वो कहते हैं ये एक सुनहरा मौका है और हम अपने बोर्ड के रिजल्ट को अच्छी तरह से मतलब कर सकते हैं। वहीं कुछ बच्चों का कहना है कि इतना स्थगित किया है, कहीं ना कहीं हमारे जो आगे 11th-12th की स्टडीज होंगी वो प्रभावित होंगी, क्योंकि 10 जून तक इन्होंने कहा है कि हम परीक्षाओं को कराएंगे और जुलाई के अंत तक आपका रिजल्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं 11th जो कहा जाता है सर आगे की स्टडीज की बेसिक है, तो अगर हमारी सर नींव ही कमजोर हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। तो मैं आशा करता हूं कि सर आप इसमें मध्य पथ का एक उत्तर देंगे कि ये जो कदम उठाया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये सही है या गलत। देखिए शिक्षा मंत्रालय, मुझे मेरा जो मानना है कि जो भी गवर्नमेंट कदम उठाती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी मंत्रालय हो, वो हमेशा लोगों के हित में उठाती है। रही बात कि टाइम पीरियड बढ़ाना कि 11th क्लास और 12th आगे डिफिकल्टी होगी, बच्चे आगे जुलाई से एडमिशन लेंगे, जो सेशन मार्च से स्टार्ट होना चाहिए वो जुलाई से हो रहा है। मेरा जो मानना है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। पहली चीज़ तो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे इसलिए दिया कि हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। हमारी लाइफ में जो टाइम आया है ना, जो कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, परसिस्टेंस। हाँ, और फिर एकदम से हमें वर्क करना होता है, लेकिन हम कम समय में ज़्यादा काम करते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको सच में अपनी स्पीड को बढ़ाना है, अपनी गति को बढ़ाना है, तो आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। रही बात कि आगे 11th का लॉस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय ने या गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाए वो बच्चों को के स्टेटमेंट लेके टीचर्स के स्टेटमेंट लेके ही ये स्टेप उठाया और ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है, मैं फिर कहूँगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था, ऑप्शन नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरा जो मानना है, लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने शॉप्स खोल दी, ये खोल दिया, वो खोल दिया, शिक्षा जगत में बच्चों को, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा बच्चों को लेके ही सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि चिंतित थी। तो बच्चों के लिए रिस्क नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है और मेरा मानना है इसका भविष्य में बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। इसी सीरीज में सर सीबीएसई 2020 और 21 के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, इसका जो लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स के फॉर्म में लॉन्च किया था, उसमें जो नए फॉर्म के क्वेश्चंस देखे गए हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं सर अब तक के सारे एग्जाम्स की जो सीरीज चलती आई है उसमें कहीं ना कहीं नई चीज़ है जो कि बच्चों के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। बच्चों को कहना है कि ये एक तरह से पैसेज की तरह है। अब ये साइंस में आ रही है, एसएसटी में आ रही है, मैथ में आ रही है, तो इसको किस वे से सॉल्व किया जाए। जैसे पैसेज हम करते थे तो इंग्लिश का पैसेज हम इंग्लिश के वे से सॉल्व करते थे, अब मैथ में आ रहा है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, एसएसटी में सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको सर कैसे हैंडल करेंगे पेपर में जिससे हमें आगे दिक्कत ना हो। देखो राहुल, मैं फिर एक बार फिर रिपीट करूंगा कि जो भी पेपर सेटर होते हैं वो 3 बेस पे पेपर बनाते हैं। एक तो वेरी इजी, एक मीडियम और एक डिफिकल्ट। इजी वाला सब कर सकते हैं, मीडियम वाला कर सकता है और बहुत अच्छा बच्चा कर सकता है। बच्चे तो सारे ही अच्छे होते हैं, जिससे मेरा मतलब है जिसने अच्छे से पढ़ाई की है, और सबसे डिफिकल्ट वाला सिर्फ जिसने ज़्यादा मेहनत की है वही बच्चा कर सकता है। अब आ जाओ अपने पैसेज पे।
तो मेरा जो मानना है, जो केस स्टडी वाले हैं इंग्लिश में भी दिए गए, मैंने उनको देखा है, रीड किया है, तो ये एक स्टेप, एक बहुत अच्छा स्टेप है। जिन बच्चों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, जैसे नेल्सन मंडेला चैप्टर है, मैंने देखा है, तो उसमें अ लेटर टू गॉड है ना, बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो 10th में मैंने देखे, बहुत अच्छे चैप्टर है। तो अ लेटर टू गॉड जिसने अच्छे से पढ़ा है, जिसने अच्छे से उसकी रीडिंग की है, लर्निंग की है, वो उसको बहुत इजीली कर लेगा। और मेरा जो मानना है, पैसेज से कई गुना ज़्यादा इजी अगर आपका है तो वो केस स्टडी वाला है। अगर बच्चे ने सही से तो मेहनत करनी पड़ेगी, और वी हैव टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स। देखिए, नई चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन अगर एचएमपी ने क्या, मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने अंदर इनोवेशन नहीं किया, उन्हें लगा कि इसी टेक्नोलॉजी पे वर्क करेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन एक टाइम आया कि लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया। चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है जो भी चेंज हुआ है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड डेफिनेटली वी विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दोस थिंग्स। सर, इसी सीरीज में जो एक प्रश्न बच्चों का आया है कि सर बच्चों को आता है, जैसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंप्यूटर, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया, बच्चे को पता है कि कंप्यूटर होता क्या है, उसके बारे में उसे पूरी नॉलेज है, पर उसे किस मेथड में या किस तरीके से उस आंसर को लिखा जाए कॉपी में जिससे हमें पूरे के पूरे 5 मार्क्स फैच हो सके। मैं कहना इस एग्जांपल से ये चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग हमें कैसे लिखनी चाहिए जिससे हमारे जो मार्क्स हैं कहीं ना कहीं कट होने के मार्क्स जो चांसेस हैं वो कम हो। राहुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी बात तुमने पूछी है कि सबसे जरूरी तो होता है हमारा कि हम कैसे आंसर लिखें। मैं इंग्लिश का ही एग्जांपल लूँगा, इंग्लिश का टीचर हूँ तो ज़्यादातर उसी के एग्जांपल लूँगा। तो इंग्लिश में क्या होता है, उन्होंने लिखा, जैसे कंप्यूटर वाली बात है, मैंने कहा व्हाट इज कंप्यूटर, सबको पता है कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब वही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गया, अगर बच्चा एक लाइन लिख के उस आंसर को कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको 5 मार्क्स नहीं मिलेगा। बिल्कुल, इसका मतलब है आपको कंप्यूटर के बारे में भी लिखना है, कंप्यूटर के पार्ट्स भी लिखने हैं, ठीक है, जो भी होते हैं उनके सीपीयू के बारे में लिखना है, जो भी, मुझे इतना कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत एएलयू सीपीयू जो भी होते हैं सबके बारे में लिखना है। अब इंग्लिश की भी बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है, उसमें लिखा है आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स। हमें इस चीज को बहुत ध्यान में रखना होता है। बच्चा एक्साइटमेंट में क्या करता है, उसने देखा कि हु वॉज नेल्सन मंडेला, उसने देखा कि उसको आंसर, अरे ये तो चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है, और उसने उस 30-40 की जगह पे 100 वर्ड्स में क्वेश्चन लिख दिया। एग्जामिनर ने जब उसको देखा तो भाई जितना पूछा गया है उतना ही बताना चाहिए, राइट, और आंसर हमें मार्क्स के बिहाफ पे ही बताना है कि कितने मार्क्स का है, और उसने 100 वर्ड्स में लिख दिया। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ उसके मार्क्स जरूर डिडक्ट होंगे, बिल्कुल, ठीक है। यही सेम होता है। अब आ जाओ लॉन्ग आंसर पे, अगर वो 100 to 20 पूछा गया है, और उसने पूछा गया हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन इन हिज कंट्री, तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। फिर हमें ये नहीं लिखना है नेल्सन मंडेला हैज 2 daughters और 3 daughters, ही वाज वेरी ग्रेट मैन। हमें आंसर अप टू द मार्क लिखना है। सेकेंड थिंग, जितना अगर 100 to 120 पूछा गया है आप उतना ही लिखिए, और सेलेक्टिव कंटेंट लिखिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव कंटेंट अगर आपने लिखा है तो आपके मार्क्स एग्जामिनर कभी नहीं लिखेगा। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी जो चीजें है सर ने बताई कि सिलेक्टिव कंटेंट होना चाहिए। खास तौर बच्चों को दिक्कत होती है एसएसटी के एग्जाम में। एसएसटी में बच्चे ऑन विद इन द लिमिट नहीं लिख पाते हैं। 30 to 50 मार्क्स का क्वेश्चन, 30 to 50 वर्ड्स का क्वेश्चन है, उसमें आपको सिलेक्टिव कंटेंट लिखना है। तो सर इसी श्रृंखला में आपसे मैं आगे पूछना चाहूँगा कि जब बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, बोर्ड की तैयारी पूरी हो गई, बच्चे बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड है, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, 15 मिनट्स आई थिंक अप्रॉक्स में मिलते हैं रीडिंग के लिए क्वेश्चन पेपर के। रीडिंग करने में ऐसा कोई सर स्टूडेंट नहीं होगा जिसको सारे क्वेश्चंस आते होंगे, मेरे नजरिए से कहीं ना कुछ ऐसा पार्ट होगा जो उसको नहीं आता है। तो जो पार्ट उसको बेस्ट आता है वो उसको भूल जाता है, क्योंकि जो पार्ट उसको नहीं आया वो उसे पैनिक दे देता है। कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो पैनिक हो जाता है और जो उसे आता है वो उसको भी भूल जाता है। तो सर
बच्चों को एग्जाम हॉल में कैसे काम रहना चाहिए, अपने आप को कैसे सेटल डाउन करना चाहिए कि जिससे उनका जो क्वेश्चन नहीं आया है उसको वो बाद में आगे थोड़ा टाइम देके सोच के उसको लिखें और जो हमें आ रहे हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो। देखो राहुल, होता क्या है कि एग्जाम का प्रेशर सबके ऊपर होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जाम का प्रेशर मत लो, ये मत करो, वो मत करो। एग्जाम का प्रेशर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अच्छा, उसको कम करने का मेरा जो मानना है कि मेरी लाइफ का एक रूल रहा है कि हम जितना करते हैं उतना ही हमें मिलता है। ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ना उससे 1% ज्यादा ना उससे कम। जितनी हमने मेहनत की है उतना ही मिलने वाला है। अच्छा, अब पेपर की बात रही, हमने क्वेश्चन पेपर देखा, रीडिंग की, हमारी मेन चीज क्या होती है, हमें जो इजी क्वेश्चन है वो देख के बड़े खुश हो जाते हैं जी, राइट। और जहां हमने टफ थोड़ा देखा, डिफिकल्ट देखा कि जो हमें थोड़ा सा नहीं उस समय समझ में आया, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। बिल्कुल होता है, लेकिन उस कंडीशन में हमें करना क्या है, हमें जितने आंसर्स आ रहे हैं, पहली बात तो आंसर्स आपके सीक्वेंस में लिखे होने चाहिए। एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करता है, सपोज तुमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 A B C D 4 पार्ट है, आपने ए बी कर दिया, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन शुरू कर दिया, इसके बाद फिर तुमने सेकंड फिर शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को डिफिकल्टी होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये आंसर नहीं आ रहा है तो लीव इट, उसको आप छोड़िए, आप आगे बढ़िए, लेकिन आप अपने सीक्वेंस को जरूर ध्यान रखिए। मैंने जो किया है मैं उसको जरूर बताऊंगा। अगर आप उसको अगर बच्चे फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं वो चीज़ अलग हो गई। मुझे याद है मैंने अपनी 12th के एग्जाम में मैंने लॉन्ग आंसर से स्टार्ट किया था। मैं फिजिक्स की बात करूं तो मेरा इंग्लिश हमेशा फेवरेट सब्जेक्ट रहा, इसके बाद फिजिक्स। मैंने सबसे पहले सपोज 12 क्वेश्चंस थे, मैंने फर्स्ट पेज पे आंसर नंबर 12 किया, फिर 11, 10, 9, 8, 7, 6 इस तरह किया, क्योंकि लॉन्ग आंसर में टाइम हमें ज़्यादा चाहिए होता है। अगर हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया और लॉन्ग आंसर के लिए क्या होता है कि टाइम नहीं बचा तो हमारा पूरा 5 मार्क्स का जाएगा, उधर अगर शॉर्ट है तो एक 1 मार्क का जाएगा। तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा तरीका है, और बच्चे खुद इतने माइंडेड होते हैं कि वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन नीट एंड क्लीन कॉपी लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नीट एंड क्लीन ही लिखें तो आपके मार्क्स पे जरूर इम्पैक्ट पड़ता है। सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसा कि कहा जाता है कि शिक्षक एक वो सड़क है इस पर हर कोई निकल के आगे निकल जाता है, पर वो शिक्षक वहीं का वहीं रह जाता है। तो आप आज हमारे जो 2020-21 में जो बच्चे एग्जाम्स देने जा रहे हैं उनके लिए कोई इंस्पायरिंग मैसेज या गोल्डन रूल आप जो देना चाहें बच्चों को? राहुल, वैसे मैं बताऊं कि जैसे कहा कि सड़क के शिक्षक वह सड़क की तरह जिस पे सभी आगे निकल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक की लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है, लेकिन मेरा अपना मानना है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो एवरी प्रोफेशन इज गुड, राइट, इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी आर डूइंग, राइट, एंड रिमेंबर इफ वी आर डूइंग गुड डेफिनेटली गॉड इज वॉचिंग and he will give you everything whatever you want, right? Difficulties comes in your way, it doesn't matter, but one day you will get the success. तो यही मेरा मैसेज बच्चों के लिए है कि आपने जो भी सपने देखे हैं वो सपने जरूर पूरे होंगे। सपने खुली आंखों से देखो और उन सपनों के लिए जो आपके सपने हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्क करो। एक विद्यार्थी जीवन एक सबसे ज़्यादा, मेरा मानना है, एक सबसे अच्छा जीवन होता है जहाँ पे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और सबसे जरूरी है कि ट्रस्ट होना, टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट होना, अपने ऊपर ट्रस्ट होना, क्योंकि कहते हैं बिलीव इन योरसेल्फ। हमें कहीं पे भी डिमोटिवेट नहीं होना है। हम जहां भी हमें लगता है कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं तो टीचर से डिस्कशन करना चाहिए, पेरेंट्स से डिस्कशन करना चाहिए, या जो भी आपको लगता है आपका वेल विशर है आप उससे डिस्कशन करें। लेकिन इन 4 महीनों में आपको बहुत कुछ प्रूव करना है। ये 4 महीने आपके लिए एक 4 मंथ्स कह सकते हैं गोल्डन मंथ्स है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से अपने आप को आगे भी बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो अगर आप पुरानी चीज़ें लेके बैठे रहेंगे कि कोरोना ने हमारा ये लॉस किया, बिल्कुल लॉस किया है, हर कोई वो फेस कर रहा है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इस
कोरोना के बाद जो अब चेंज आएंगे वो जरूर देखने लायक होंगे। तो शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है और शास्त्र है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं चुरा सकता। रही बात सब्जेक्टिव नॉलेज की, तो सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत जरूरी है। मैं एक पेरेंट्स को भी मैसेज दूंगा कि बच्चों को कभी डिमोटिवेट ना करें, बच्चों का हौसला जरूर बढ़ाएं। और हर पेरेंट्स को टीचर से भी बात करनी चाहिए, अपने बच्चों का फीडबैक लेना चाहिए, जो अपना समय जो जिस काम में लगा रहे हैं उसके अलावा कम से कम थोड़ा बहुत समय अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जरूर दें और उनको समझें। और मेरा मानना है कि सब जानते हैं कि बच्चे ही इस देश का भविष्य है और ये बच्चे ही इन चीज़ों को बदलेंगे। तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, आप टीचर से ज़्यादा डिस्कशन करिए। कम समय में ज़्यादा काम करना है, लेकिन ये ज़्यादा काम ही आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा अगर आप अपने काम को कंटिन्यू करेंगे और आप अपनी शिक्षा के प्रति, अपने एजुकेशन के प्रति बहुत ऑनेस्ट रहिए। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एवरीबॉडी नोज यू विल गेट अ लॉट। और मेरी सभी जितने भी बच्चे हैं, मेरी सभी के लिए बेस्ट विशेज है। और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखिए और अपने पेरेंट्स के नाम को आगे बढ़ाइए। यही एक ऐसी चीज़ है जो में सबसे ज़्यादा खुशी होती है, जब हमारे नाम से हमारे पेरेंट्स जाने जाते हैं तो वो जो खुशी होती है वो मैंने बहुत अच्छे से फील की है और आप लोग भी फील कर सकते हैं। और अगर आप शिक्षित हैं तो आप कुछ भी आप अपने समाज को भी परिवर्तित कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यही सबसे बड़ी देश सेवा है और यही सबसे बड़ा धर्म है। अंत में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो आपको 4 महीने का समय मिला है, ये कहीं ना कहीं एक कहते हैं 0 to हीरो के लिए समय है। इस समय में आपने अगर तैयारियां सही से नहीं भी की हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। और एक कोटेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा, जो मैं शायद कहीं पढ़ा था कि मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे होते हैं। इस बात को आप एक कह सकते हैं एक मंत्र की तरह ले सकते हैं और 4 महीने में अपने प्रोग्रेस को, अपने रिजल्ट को एक बेटर एक आप कह सकते हैं एक रूप दे सकते हैं। इसी के साथ मैं इस कॉन्वर्सेशन को एंड करना चाहूँगा। अपने आप सजेशंस लाइक करिए, इसको शेयर करिए और जो भी आपके सजेशंस हैं आपको अच्छा लगा और आप इसमें और भी क्या इनपुट्स चाहेंगे और आगे आप क्या हम लोगों से चाहते हैं, कृपया बताइए। धन्यवाद। थैंक यू।